हेलो बच्चों, गुड इवनिंग टू ऑल। नमस्कार एंड वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो एज आई प्रॉमिस्ड यू कि मैं आप लोगों को जस्ट सेट की प्रिपरेशन के लिए शॉर्ट नोट्स तैयार करवाऊंगा, क्योंकि प्रोबेबली सेट एग्जाम में ज़्यादा डीप से क्वेश्चन नहीं आते हैं। शॉर्ट शॉर्ट नोट्स ही आपको करने होते हैं और वही से सवाल बनते हैं। ठीक है, तो जो मैं नोट्स आपको लिखवाने वाला हूँ, इन नोट्स के दम पे आप बहुत सारे क्वेश्चंस कर सकते हो। डिटेल्ड तो वैसे भी मैं आपको अब मेरी ऐप पे पढ़ाऊंगा। अब मैं नई ऐप लॉन्च करने जा रहा हूँ, ठीक है, एजे फिजिक्स के नाम से। विद इन अ वीक वो आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगी और बहुत किफ़ायती दरों में, मतलब दुनिया में आज तक किसी भी सी एस आई आर नेट को इतने कम पैसों में नहीं पढ़ाया होगा जितने में हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट 499, 499 रुपये में। ठीक है, एक कंप्लीट सब्जेक्ट, चाहे वो क्लासिकल हो, क्वांटम हो, सॉलिड हो, न्यूक्लियर हो, कुछ भी हो, हर सब्जेक्ट को 499 में पढ़ाया जाएगा, वो भी डिटेल में। और इतना डिटेल में पढ़ाया जाएगा कि मेरे हिसाब से शायद कोई दूसरा इस पूरे ब्रह्मांड में क्लासिकल सी एस आर नेट के लिए नहीं पढ़ाएगा जितना डिटेल में पढ़ाऊंगा। या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, क्लासिकली नहीं, मैं बाकी सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ। अभी फिलहाल मेरे साथ अन अकेडमी के 3 और फैकल्टी हैं जो हम कंबाइंड हैं। वो हम लोग 4 लोग मिलके कंप्लीट सी एस आई आर नेट का सिलेबस करा देंगे आप लोगों को। उनमें से मैं अभी आपको सॉलिड और न्यूक्लियर पढ़ाऊंगा और हर सब्जेक्ट की फीस 499 होगी। फिलहाल क्लासिकल मैकेनिक्स की हम लोग को आज बात करनी है। आपको अगर डिटेल में कोई कोर्स लेना हो तो आप बिल्कुल डिस्क्रिप्शन में सारा हमारा लिंक वगैरह दिया होगा, वो सब आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अभी जो क्लासिकल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स होंगे वो थ्रू आउट हर एग्जाम के लिए काम आएंगे, चाहे वो नेट का एग्जाम हो, चाहे गेट का हो, चाहे जेस्ट का हो। क्लासिकल का जो कोर्स है वो यूट्यूब के ऊपर भी आपको अवेलेबल है। आप लोग जब यूट्यूब पर होंगे तो मेरी एक जो है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा कि क्लासिकल मैकेनिक्स की एक सीरीज है जहाँ पर मैंने कंप्लीट क्लासिकल मैकेनिक्स भी पढ़ाया हुआ है। तो वो भी आप लोग देख सकते हो, वो भी यहाँ पर डिटेल में। हालांकि वो 100% नहीं है, कुछ पोर्शन उसमें छूटा हुआ है, बट हाँ काफ़ी हद तक क्लासिकल मैकेनिक्स यूट्यूब पे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो वो आप देख सकते हो, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें कोई चार्ज नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। और ये मेरी अभी अपकमिंग जो ऐप है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पे आप लोग इसके बारे में देख सकते हो, मेरी ऐप के बारे में। ठीक है, 499 में अभी मैं सबसे पहले सॉलिड स्टेट फिजिक्स की शुरू करूँगा। लाइव क्लासेस होगी, थ्योरी होगी, क्वेश्चंस होंगे, बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, पीडीएफ में नोट्स आपको मिलेंगे, वीकली टेस्ट आपको मिलेगा। वीकली टेस्ट आपको, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, डिटेल्ड सॉल्यूशन भी मैं आपको कराऊंगा क्लास के अंदर। उन टेस्ट के सॉल्यूशंस मैं आपको करवाऊंगा। प्रैक्टिस सेशंस हमें बहुत सारे होंगे, फॉर्मूला लिस्ट, क्योंकि देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है प्रैक्टिस करनी, वो सब आपको हम कराएंगे। और इतनी प्रैक्टिस कराएंगे, इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि एग्जाम में खुद कंफ्यूज जाएगा कि कौन सा सवाल दूँ। ठीक है, एनीवे अभी तो फिलहाल हम लोग हमारा काम करते हैं। ओके, सबसे पहले क्लासिकल मैकेनिक्स में है कोऑर्डिनेट सिस्टम, जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है समझना किसी भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जब तक आप लोग को कोऑर्डिनेट सिस्टम समझ में नहीं आएगा तब तक आप क्लासिकल मैकेनिक्स तो छोड़िए, किसी भी कोई भी पेपर या कोई भी नहीं कर सकते। जैसे ईएमटी हुआ या फिर मैथमेटिकल हुआ, तो कोई बड़े बड़े पेपर जो होते हैं सब लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिलेट करते हैं। तो क्लासिकल मैकेनिक्स के शॉर्ट नोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो होती है कोऑर्डिनेट सिस्टम। जब मैंने क्लासिकल पढ़ाई हुई होगी आपको, आप जब कोर्स देखोगे ना मेरे यूट्यूब के ऊपर, तब सबसे पहले मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में ही जिक्र किया होगा। ठीक है, सबसे बेसिक सा कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग सबसे पहले कवर अप करते हैं, जिसका नाम होता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। सो द नंबर 1 इज कार्टेशियन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम।
सबसे पहले इसी की बात चलेगी, देखो बच्चों, ठीक है, कि आखिरकार ये कार्टेशियन सिस्टम होता क्या है। आपको खैर पता है सब लोगों को कि आखिर ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, जिसमें बेसिकली एक्स वाई और जेड तीन कोऑर्डिनेट होते हैं। वो क्लासिकल मैकेनिक्स में जो सबसे ज़्यादा काम आता है वो ये होता है। अगर आप लोग देखोगे क्वांटम में या फिर ईएमटी में, तो वहाँ पर जो मैक्सिमम काम आएगा वो आएगा स्फेरिकल, ठीक है। बट यहाँ पर क्लासिकल में तो यही काम आएगा। खैर, जैसे मान लीजिए कोई पार्टिकल है, ये पार्टिकल पी है, अगर इसको आप डिस्प्लेस्ड करते हो तो ऑब्वियस सी बात है इसके कोऑर्डिनेट क्या है फिलहाल, एक्स वाई और जेड। जब इसको डिस्प्लेस्ड करेंगे तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आएगा, तो एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में और जेड डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ना कुछ होगा। तो अगर मैं इसको एक्स मान लेता हूँ, इसको वाई मान लेता हूँ, इसको जेड मान लेता हूँ, तो एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट जो होगा वो डी एक्स होगा, वाई डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी वाई होगा, और जेड डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो डी जेड यहाँ पर काउंटेबल होगा। ठीक है बच्चों। नाउ अगर मैं वेलोसिटी कंपोनेंट निकालूं एक्स डायरेक्शन में, सो दिस विल बी एक्स डॉट, दैट इज द वेलोसिटी इन द एक्स डायरेक्शन, द वेलोसिटी इन द वाई डायरेक्शन दैट इज वाई डॉट, एंड द वेलोसिटी इन द जेड डायरेक्शन दैट इज जेड डॉट। ओके, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो होगा, मतलब जो बहुत बार काम आता है या फिर जिससे हम लोग को बहुत कुछ निकालने को मिलेगा, वो होता है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। तो तीन कोऑर्डिनेट है एक्स वाई जेड, तो तीनों में चेंज हो रहा है अगर डिस्प्लेस पार्टिकल को हम लोग करते हैं। और जब डिस्प्लेस किया तो एक्स में चेंज डी एक्स एक्स डायरेक्शन में, वाई में चेंज डी वाई वाई डायरेक्शन में, और जेड में चेंज डी जेड जेड डायरेक्शन में। बेसिकली यहाँ पे इसको हम लोग कैप की फॉर्म में भी लिखते हैं, मतलब जैसे जेड ना लिखना हो आपको तो आप आई जे के कैप की फॉर्म में भी इसको लिख सकते हो, नो इशू। अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी जो होती है उसे टी से डिनोट करते हैं, और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, बहुत सिंपल। तो हाफ एम वी स्क्वायर कार्टेशियन है इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी वी स्क्वायर लिखते वक्त। मैं इसलिए लिखा रहा हूँ ऐसा क्योंकि अभी आप लैग्रेंजन वगैरह के सवाल करेंगे तो इसमें ये बहुत काम आता है। लैग्रेंजन करते वक्त ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, एक्स डॉट स्क्वायर प्लस वाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट स्क्वायर। नाउ अगर हम सरफेस एलिमेंट की बात करें तो देखो, सरफेस बड़ा सिंपल सा काम होता है। सरफेस का मतलब ये होता है टू डायमेंशनल एलिमेंट, दैट इज कॉल्ड सरफेस एलिमेंट। अब एक्स वाई और जेड इस तरह से तीन पार्ट में इसको स्प्लिट हम लोग मान सकते हैं। सो अगर मैं ऐसे बोल दूं कि यार एक्स वाई डायरेक्शन में हमको सरफेस निकालनी है, तो ऑब्वियस सी बात है केवल एक्स कोऑर्डिनेट वेरी करेगा और वाई कोऑर्डिनेट वेरी करेगा। और अगर एक्स वाई डायरेक्शन या फिर उसकी बात करें तो ऑब्वियस सी बात है उसका डायरेक्शन क्या हो जाएगा, के के। मतलब अगर एक्स वाई में निकालना है और के के डायरेक्शन में आपको निकालना है तो इस के के को छोड़ दो और उसके अलावा बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीपल्स को मल्टीप्लाई कर दो। अब मैं बोलूं कि जेकेएफ के अंदर मुझे सरफेस निकालनी है बेटा, तो आप लोग क्या करोगे, जेकेएफ के अंदर सरफेस निकालनी है तो जेकेएफ वाले को छोड़ दो, बाकी दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, मतलब एक्स को और जेड को। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बेटा, डी एक्स और डी जेड ऐसा कुछ करके इसको हम लोग कर देंगे। इन द सिमिलर वे अगर मैं तुमसे बोलूं कि नहीं बेटा आपको आई केप में सरफेस निकालनी है, तो आप यहाँ पे आई केप लिख दीजिए, उसमें क्या बड़ी बात है। बट आई केप लिखते वक्त आपको केवल वाई और जेड ये दो ही चीजें जो है वो वेरी करवानी पड़ेगी। सो वाई और जेड यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं, और वाई में और जेड में सरफेस वेरी करेगा। इट्स वेरी इजी। जब वॉल्यूम एलिमेंट लिखते हैं तो तीनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, dx को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन द dy इन द dz ऑल्सो, ठीक है। तो यहाँ पर इन तीनों को ही मल्टीप्लाई करना पड़ता है, इसे बोलते हैं वॉल्यूम एलिमेंट। वॉल्यूम थ्री डायमेंशनल होता है ना बेटा, सो थ्री डायमेंशन होने की वजह से ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, 3D की वजह से ये वॉल्यूम एलिमेंट यहाँ पर इस तरीके से निकल सकता है। नाउ इन द सेम वे हमारे पास अब अगला टास्क होगा जिसका नाम होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम नंबर टू। नंबर टू हमारे पास जो होगा वो होगा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट
सिस्टम। अब बच्चों देखो, स्फेरिकल में ना 3 कोऑर्डिनेट काम करते हैं, आर थीटा फाई। 2 तो एंगल है और एक डिस्टेंस है। तो ऑब्वियस सी बात है, अगर पार्टिकल डिस्प्लेस्ड होता है तो उसके तीनों कोऑर्डिनेट में चेंज आना चाहिए। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा रफ आइडिया आपको देता हूँ, क्योंकि शॉर्ट नोट्स हैं, डिटेल में मैं कराऊंगा नहीं, थोड़ा रफ आपको आइडिया दूंगा मैं। ठीक है, स्फेरिकल का तो ये देखो, ये 3 कोऑर्डिनेट हम लोग लेंगे। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल है पी, इसके 3 कोऑर्डिनेट होते हैं। आर, आर का मतलब होता है बेटा कि ओरिजिन से वो किस डिस्टेंस पर है। ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये आर डिस्टेंस कहलाती है। दूसरा होता है थीटा कोऑर्डिनेट। थीटा का मतलब होता है बेटा कि जेड एक्सिस से उस, ये जेड एक्सिस होती है नॉर्मली ना, जेड एक्सिस से उसने कितना एंगल क्रिएट कर रखा है उसे थीटा बोलते हैं। तो ये 2D में हो गया, ये पोलर सिस्टम में होता है। तो पोलर सिस्टम में 2 ही होते हैं कोऑर्डिनेट। बट यहाँ पर आप देखो, ये जो डिस्टेंस होती है ना बेटा, ये कहलाती है आर साइन थीटा। थीटा के सामने की डिस्टेंस आर साइन थीटा काउंट होती है। और जब इसका प्रोजेक्शन हम लोग नीचे डालते हैं कहीं ना पे, तो यहाँ पर अगर हम लोग डालते हैं प्रोजेक्शन, मान लीजिए, तो ये प्रोजेक्शन जो है ना बेटा, वो यहाँ पर इस तरीके से गिरता है। ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस है ये आर साइन थीटा ही काउंट होती है एज अ प्रोजेक्शन। और इस डिस्टेंस का ये एक्स एक्सिस से बनने वाला जो एंगल होता है ना बेटा, ये फाई एंगल कहलाता है। दैट इज द थर्ड coordinate of the spherical coordinate system. So we can simply say we have 3 coordinates r, theta and phi in the spherical system. So this is the downward plane. So ये आपका नीचे का प्लेन बन चुका है, जो कि होगा। बहुत डिटेल में मैं समझाऊंगा इस चीज को अगर आप लोग मेरे डिटेल्ड कोर्स में आओगे, बिकॉज अभी इतना वक्त है नहीं कि इसको ज़्यादा मैं एक्सप्लेन करूँ। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको बहुत कुछ समझा दिया स्फेरिकल के बारे में। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास आर साइन थीटा के साथ थीटा से चिपकी हुई एक्सिस कोस की होती है, जिसे हमने एक्स बोल दिया, और थीटा के सामने वाली एक्सिस साइन की होती है। सो डिस्टेंस कौन सी है, आर साइन थीटा, और ये साइन की एक्सिस होती है, इसलिए यहाँ पे आप साइन फाई भी लिख सकते हो, नो इशू, नो डाउट। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये बात बोल सकते हैं कि ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हो गया स्फेरिकल सिस्टम का, जिसमें मैंने कार्टेशियन से रिलेट करके आपको दिखा दिया कि x इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा कोस फाई। ठीक है, y इज इक्वल टू क्या होता है, आर साइन थीटा साइन फाई, एंड z इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर कोस थीटा। सो इट्स वेरी इजी। ओके, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे थीटा फाई आर इन सब की लिमिट्स क्या क्या होती है, तो चूंकि शॉर्ट नोट से सब कुछ लिखना पड़ेगा। तो आर की लिमिट होती है 0 टू इन्फाइनाइट, थीटा की लिमिट होती है 0 टू पाई, और फाई की लिमिट होती है बेटा 0 टू 2 पाई। ओके, तो ये चीज आप लोग को ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर रिलेशन हम लोग देखें कि और क्या रिलेशन बैठता है, तो टेन फाई जो होगा, बहुत सिंपली डिवाइड करना है आपको y को x में। सो टेन y को x में डिवाइड करोगे तो टेन फाई आएगा, टेन थीटा लिख दिया गलती से, सो इट्स नॉट थीटा, इट्स अ फाई। सो टेन फाई इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, y अपॉन x। हाँ, अगर टेन थीटा निकालना है तो आपको फिर थोड़ी सी मशक्कत करनी पड़ेगी, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इससे क्या है, आर साइन थीटा निकल जाएगा, और नीचे आर कोस थीटा की जगह जेड लिख देंगे तो हो गया। हाँ, अब अगर आपको डिस्प्लेसमेंट वेक्टर लिखना है, सो दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पैरामीटर फॉर द सिस्टम। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्या होता है, डीआई वेक्टर को बोलते हैं। तो बच्चों, जितने कोऑर्डिनेट होते हैं ना बेटा, उन सब कोऑर्डिनेट में चेंज होता है डिस्प्लेसमेंट। अगर मान लो पार्टिकल डिस्प्लेस होता है, तो आर में चेंज डी आर होता है इन द आर केप डायरेक्शन, थीटा में चेंज डी थीटा होता है इन द थीटा केप डायरेक्शन, और फाई में चेंज डी फाई होता है इन द फाई केप डायरेक्शन। तो बच्चों देखो,
डिस्प्लेसमेंट वेक्टर मीटर में होता है, तो डी आर तो डिस्टेंस है, मीटर में है, कोई दिक्कत नहीं है। डी थीटा एंगल है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आर का मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ये भी एंगल है, इसको भी किसी ना किसी डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और वो डिस्टेंस आर साइन थीटा हो जाएगी। अब अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मुझे डी आर अपॉन डी टी करना पड़ेगा, डी थीटा अपॉन डी टी करना पड़ेगा, डी फाइव अपॉन डी टी करना पड़ेगा, वो वेलोसिटी हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर। सो हम लोग अगर काइनेटिक एनर्जी टर्म लिखते हैं यहाँ पे, सो दिस विल बी हाफ एम एंड सिंपली आर डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा फाइव डॉट स्क्वायर। बड़ा आसान है, इसी का स्क्वायर फॉर्म लेना है अपने को, ठीक है, ज़्यादा दिमाग लगाना भी नहीं है, ठीक है। सो यू कैन से कि बेसिकली ये क्या सिस्टम हुआ, ये बेसिकली एक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हुआ है और कुछ नहीं है। बस पोलर में क्या होता है, केवल आर और थीटा होता है, जिसमें आर जीरो टू इन्फाइनाइट वेरी करता है और थीटा जीरो टू टू पाई वेरी करता है, तो एक तरह से यहाँ फाइव वेरी कर रहा है। तो आप एक लाइन लिख सकते हो एज यू वांट अगर चाहो तो, वरना कोई प्रॉब्लम नहीं है, कि एंगल थीटा ऑफ पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, angle theta of polar coordinate system is equal to the angle phi of spherical coordinate system, is equal to the angle phi of spherical coordinate system. Both angles are made from x-axis, both angles are made from x-axis and having the value of 2 pi, and having the value of 2 pi. So it's a very easy, ठीक है ना बच्चों। अब अगर बात करें हम लोग थर्ड सिस्टम की, जिसका नाम है सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम, तो वो बड़ा आसान है, ठीक है। तो मैं यहाँ थोड़ा फटाफट से लिख दूँ। नंबर थर्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो यहाँ पर केवल रो फाई और जेड, यहाँ भी तीन कोऑर्डिनेट हो गए, बट दो डिस्टेंस और एक एंगल है ना बेटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है बेटा, कि रो है, फाई है और जेड है। रो एक रेडियस है, फाई एंगल है, और जेड जो है वो भी हाइट है। हाइट मतलब वो भी एक उसी मीटर की डायमेंशन कंटेन करता ही है। तो अगर देखा जाए, ठीक है, तो अगर देखा जाए, मान लीजिए मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ इसको, क्योंकि यहाँ डायग्राम बनेगा नहीं, एक्चुअली यहाँ बन जाएगा। मैं तो सीधा पोलर से रिलेट करूँगा इसको, क्योंकि मैं ज़्यादा डिटेल में आपको करवाना चाहता नहीं हूँ एक्चुअली। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ये होती है यहाँ पे सिलेंड्रिकल सिस्टम में, ये जो होता है ना, ये ओरिजिन टाइप होता है स्ट्रक्चर, और इस स्ट्रक्चर में ये जो डिस्टेंस होती है ना, ये होती है बेसिकली रो, दैट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर। इसका प्रोजेक्शन यहाँ पे डालते हैं, जैसा कि लास्ट टाइम डाला था मैंने, ये रो ही होता है, और ये जो एंगल होता है ना, ये फाई होता है, जैसा कि वहाँ था। तो ये जेड एक्सिस होती है जो कि हाइट को डिनोट करती है, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। तो ये हमारे पास रो हो गया, और ये रो कोस फाई होता है, क्योंकि वो चिपका हुआ है ना, इसलिए ये रो साइन फाई हो गया, इसको रो लिख दीजिए। दैट्स इट, ठीक है। सो इट्स वेरी इजी। सो ये डल गया प्रोजेक्शन, कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है।
तो बहुत सिंपल से पैरामीटर्स होते हैं इसके, तो इसमें कोई आपको ज़्यादा हाइट वगैरह से कोई दिक्कत होती नहीं है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, रो कोस फाई, y इज इक्वल टू कितना हो गया, रो साइन फाई, और z इज इक्वल टू, z तो खैर है ही, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं आपके लिए कि डी आई का जो वैल्यू है वो कितना होगा, तो वही बात है, 3 कोऑर्डिनेट है, तीनों में चेंज आपको देखना पड़ेगा। तो डी रो, रो के प्लस रो डी फाई, क्योंकि डी फाई तो एंगल है, उसको डिस्टेंस चाहिए मल्टीप्लाई करने के लिए। सो रो डी फाई फाई के प्लस डी जेड जेड के ऑल्सो। सो इट्स वेरी इजी। ओके, नाउ अगर मैं काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहूँ तो वही है, डी आई पोर्ट डी टी करना पड़ेगा। सो डी रो का रो डॉट हो गया, इसका स्क्वायर हो जाएगा, और हाफ एम वी तो खैर है ही सही। सो मुझे तो केवल हाफ एम वी स्क्वायर निकालना होता है। सो हाफ एम वी स्क्वायर पर रो डॉट स्क्वायर, रो स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर प्लस जेड डॉट, दैट्स इट। ठीक है, आपका लिमिट जो वेरी करेगा इसमें वही है कि रो जो है वो डिस्टेंस है, तो 0 टू इन्फाइनाइट वेरी करती है, रेडियस ही तो है वो। फाई जो है वो एंगल है, वो 0 टू 2 पाई वेरी करता है, और z हाइट है, तो वो तो खैर नीचे से ऊपर तक जाएगी, तो माइनस इन्फाइनाइट से प्लस इन्फाइनाइट तक भी जाती है। वही सरफेस एलिमेंट्स अगर आप लोग, सबसे प्रमुख चीज होती है ये, बाकी सब निकल जाते हैं आराम से। फिर इसमें आप लोग डिफाइन करना चाहोगे, मान लीजिए सरफेस एलिमेंट, सो सरफेस एलिमेंट जो है वो कैसे रहेंगे, अगर आप रो के डायरेक्शन में निकालते हो तो रो का छोड़ दो, बाकी फाई का और जेड का मल्टीप्लाई कर दो, तो ये रो केप में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं फाई केप में निकालूं, तो आप बढ़िया फाई वाले को छोड़ दो, रो और जेड वाले को मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फाई केप में आ जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं जेड में निकालूं, तो जेड को छोड़ दो और इसको दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, बस। तो तीनों वॉल्यूम एलिमेंट निकालने में कोई बड़ी बात नहीं है, वॉल्यूम एलिमेंट बड़ी आसानी से निकल जाता है। तीनों को मल्टीप्लाई कर दो। अब एक तीसरा सिस्टम वो अलग ही होता है, खैर उसमें तो के 2 डायमेंशन सिस्टम होता है, वो पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। दैट इज द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, उसकी अलग रामायण है, वो 3D में होता ही नहीं है, वो केवल और केवल 2D में होता है। सो चाहो तो पढ़ लो, वरना ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। एक तरह से पोलर को ही मॉडिफाई करके 3D में अगर ले जाए तो वो स्फेरिकल बन जाता है, जैसा कि मैंने आपको लिखाया है। तो पोलर लास्ट में इसलिए लिखा रहा हूँ क्योंकि इतना काम नहीं आता ज़्यादा। कारण ये है कि काम ऐसे नहीं आता क्योंकि सारा काम तो स्फेरिकल चला देता है, जब स्फेरिकल अवेलेबल है तो फिर पोलर की नीड ही नहीं पड़ती है। बड़ा भाई है स्फेरिकल, छोटा भाई है पोलर, ठीक है, तो छोटे भाई को पढ़ लेते हैं एक बार। तो 2D स्ट्रक्चर होता है ये, है ना, 2D सिस्टम होता है, इसमें 2 ही डायमेंशन होती है, एक्स और वाई, बस, इसके अलावा कुछ नहीं होती। ये एक्स होती है और ये वाई होती है। अगर यह पार्टिकल है पी पॉइंट पे कहीं ना कहीं, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर पार्टिकल को डिस्प्लेस करेंगे तो पार्टिकल पी जो है वो यहाँ भी होगा, यहाँ आ सकता है ना वो, तो ये आर के डायरेक्शन में आ सकता है, बिकॉज ये आर कहलाता है। पार्टिकल अगर यहाँ आ गया मान लो, तो ये आर्क बन गया, ये थीटा हो गया, तो ये आर थीटा कैप हो जाएगा इस डायरेक्शन में। ठीक है, तो पार्टिकल डिस्प्लेस्ड अगर होता है तो उसका चेंज आर के डायरेक्शन में आर कैप हो जाएगा, थीटा की डायरेक्शन में आर डी थीटा हो जाएगा। तो हम एक बात और बोल सकते हैं कि जो डी आई होगा आपका वो कितना हो जाएगा, डी आर आर कैप प्लस
आर डी थीटा थीटा के, क्योंकि दो ही कोऑर्डिनेट है हमारे पास आर और थीटा। तो आर में तो चेंज डी आर हो गया, थीटा में चेंज डी थीटा हो गया, और वो एंगल है इसलिए उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई वी हैव मल्टीप्लाइड विद द आर। अब अगर इसमें भी आपको डायमेंशंस देखनी है तो आर तो क्या डिस्टेंस है, तो वो 0 टू इन्फाइनाइट तक वेरी करेगा। थीटा इज ऑल्सो एंगल, सो दिस is varying from 0 to 2 pi as the standard values. Okay, so we can write here the kinetic energy also. So T is equal to 1 by 2 m of, अब dr अपॉन dt इसको आप लोग r डॉट स्क्वायर बोल सकते हो, और r स्क्वायर तो खैर वही सही, तो d थीटा अपॉन dt दैट इज द थीटा डॉट स्क्वायर। सो यू कैन राइट लाइक दिस। तो इस तरीके से आपको पढ़ते हैं चार प्रकार के कोऑर्डिनेट सिस्टम। इन चारों की आपको चीज़ें याद रखनी है, क्योंकि ये काम आती है जब आप लोग लैग्रेंजन वगैरह निकालोगे ना क्वेश्चंस में, तो अलग अलग तरह के सवालों में अलग अलग तरह के लैग्रेंजन में निकालते वक्त ये सब चीज़ें बहुत बेसिक रूप से आपको काम आती है। ठीक है, अब हम आपको शुरू में लैग्रेंजन लिखाएंगे। कारण क्या है कि लैग्रेंजन हैमिल्टोनियन ये जो एडवांस क्लासिकल होती है ना, ये बड़ी आसान होती है और बड़ा आसानी से आपको मार्क्स देके जाती है। दैट्स वाई हम लोग पहले इसकी बात करेंगे। तो नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स में हम लोग जब चलते हैं इसमें, तो हमारा अगला जो टास्क होता है वो होता है लैग्रेंजन लिखने का। सो द नेक्स्ट टास्क इज व्हाट इज अ लैग्रेंजन। तो पहले उसी पे आते हैं, एक बार लैग्रेंजन पे आते हैं। लैग्रेंजन एक तरह से एनर्जी के डिफरेंस को समझाता है। देखो, लैग्रेंजन जो होता है ना वो एनर्जी पे डिपेंड करता है। जैसे तरह से एल इज डिपेंड ऑन जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट, ठीक है, जनरलाइज्ड वेलोसिटी। शॉर्ट नोट्स पे वो लिखने की जरूरत नहीं है कि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट कैसे निकलता है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं, वो सब नहीं लिखते हैं ना, सीधे मुद्दे पे आते हैं। एल जो है ना वो क्यू डॉट पे और क्यू पे टी पे डिपेंड करेगा। ठीक है, बेसिकली लैग्रेंजन को हम लोग जो हमेशा लिखते हैं वो लिखते हैं द डिफरेंस बिटवीन द काइनेटिक एनर्जी एंड द पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, और ये भी इंपॉर्टेंट होता है सब चीज़ें। और दूसरा होता है इक्वेशन ऑफ मोशन, मतलब लैग्रेंजन इक्वेशन ऑफ मोशन, जिससे किसी भी सिस्टम की, किसी भी मोशन की, किसी भी इक्वेशन परिवर्तन की आपको तलाश पूरी होती है, ये बताती है इक्वेशन। सो डी अपॉन डी टी डेल्टा एल अपॉन लैग्रेंजन अपॉन डेल्टा क्यू डॉट माइनस डेल्टा क्यू के इज इक्वल टू 0। ओके, सो व्हेन पोटेंशियल एनर्जी इज नॉट गिवन, देन मान लो अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है एल इज इक्वल टू टी माइनस वी है, अगर वी हमेशा हो ऐसा कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, वी गिवन भी नहीं होता कभी कभार। ठीक है, सो व्हेन potential energy is not given, then तो इसको थोड़ा सा आपको चेंज करना पड़ेगा। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि दे नहीं रखी तो इसका मतलब है ही नहीं, पोटेंशियल तो होगा, वो आपको सवाल में नहीं दे रहेगा वो बात अलग है। ठीक है, सो ये मेरे पास मान लीजिए केवल काइनेटिक ही हमको लिखना पड़ेगा। पोटेंशियल के लिए फिर एक अलग से फोर्स रिक्वायर्ड होता है, जिसे हम लोग जनरलाइज्ड फोर्स कहते हैं, क्योंकि तो खैर जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं। तो ये जीके जो है ना, जिसे जनरल नॉलेज बोलते हैं, खैर जोक्स अपार्ट, जनरल नॉलेज नहीं, ये जीके है, जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, यहाँ पे जीके जो होता है ना वो होता है समेशन ऑफ एफ आई और डेल्टा आर आई
और यू कैन से डेल्टा आर अपॉन डेल्टा क्यू पे। इट्स वेरी इजी। ये भी कोऑर्डिनेट है, ये भी कोऑर्डिनेट है, कोऑर्डिनेट से कोऑर्डिनेट कट जाएगा तो फोर्स ही बचेगा। बट हाँ, ऐसे नहीं काटना, क्योंकि जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट है, इसलिए आपको जनरलाइज्ड फॉर्म इसकी देनी ही पड़ेगी, है ना। अब कुछ प्रॉब्लम्स मैंने आपको करवाई थी, ठीक है ना, वो प्रॉब्लम्स जो है ना बहुत जेन्युइन प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स हैं। तो उन प्रॉब्लम्स को आप जब देखोगे ना हमारे कोर्स के अंदर, तो आपको बहुत सारी एक्स्ट्रा जानकारी उन प्रॉब्लम्स में मिलती रहेगी। तो प्रॉब्लम्स तो मैं खैर सारी करवा नहीं सकता, बट मैं आपको बोल ही सकता हूँ कि आपको एक बार वो प्रॉब्लम्स पढ़नी चाहिए, लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन वाली। नहीं पढ़ोगे, मतलब पैसे नहीं बर्बाद करना है, तो यहाँ पर भी नॉर्मली मेरे यूट्यूब चैनल पे वो है, लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसकी आप चिंता मत करो, उस प्लेलिस्ट की, क्लासिकल मैकेनिक्स की प्लेलिस्ट की। तो वहाँ पर इसके न्यूमेरिकल्स अथाह भरपूर है, और वो जरूर करने हैं। अगर लैग्रेंजियन को आत्मसात करना है, समझना है, तो करना ही पड़ेगा। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये सब मैंने वर्ड बोले कुछ आपको बीच में, बट आपको शायद पता नहीं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह वगैरह ये वर्ड का मतलब क्या होता है। तो मैं एक बार वो शॉर्ट में आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम और कंस्टेंट्स के बारे में लिखवा देता हूँ, ताकि शॉर्ट नोट्स भी आपके सारे कंप्लीट हो जाए। पहले लिखो डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब जितने कोऑर्डिनेट की रिक्वायरमेंट होती है, मिनिमम नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट्स जितने चाहिए किसी भी मोशन को डिफाइन करने के लिए, वो एक तरह से डिग्री ऑफ फ्रीडम कहलाते हैं। उसका फॉर्मूला होता है एक्चुअली एफ इज इक्वल टू डी एन माइनस के। डी मतलब डायमेंशन, एन मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और के मतलब कंस्टेंट्स। तो कंस्टेंट हटाने के बाद जितने बचे कोऑर्डिनेट्स, मिनिमम से मिनिमम आप कम से कम लेना है, वही तुम्हारा एफ है। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि फॉर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, अब 3D में कितने पार्टिकल्स हैं वो n नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करेगा, माइनस के, ठीक है। जहां पे लिख लो n जो होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, और जो k है वो है कंस्ट्रेंट्स, रुकावट है। अभी लिखाऊंगा मैं कंस्ट्रेंट भी क्या होते हैं ना। ऐसे 1D के लिए अगर बात करें, सो फॉर 1D, खैर आज तो मैं लिखाऊंगा नहीं, कल ही लिखाऊंगा अब तो, वरना टाइम बहुत हो जाएगा कंस्टेंट लिखाऊंगा तो। पर हाँ, ये तो कर लो कम से कम। सो वही 2n माइनस के यहाँ पर होगा, मैंने आपको फॉर्मूला लिखा है डी एन माइनस के हिसाब से। अब अगर मान लो फेज स्पेस में हम लोग हैं, तो याद रखना फेज स्पेस में 6 होते हैं कोऑर्डिनेट, 3 पोजीशन के और 3 ही मोमेंटम के, इसलिए कंस्टेंट भी जस्ट डबल होता है। तो आप लोग एक लाइन लिख सकते हो, रिजिड बॉडी हैज 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम, rigid body has 6 degree of freedom in space. Rigid body has 6 degree of freedom in space. Either we consider 3 or more particles. Either we consider 3 और more particles, है ना। तो कम से कम आपको 3 पार्टिकल तो लेने ही पड़ेंगे रिजिड में, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंगली 6 तो मिनिमम आपके निकल के आ जाएंगे, ठीक है। और डिग्री ऑफ फ्रीडम ही उसके एक्चुअल डिसाइड करते हैं कि उसकी एनर्जी कितनी है। कारण क्या है कि एनर्जी जो होती है ना, वही एनर्जी जो होती है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करती है, फॉर द इक्वल पार्टीशन ऑफ एनर्जी प्रिंसिपल। तो आप नीचे लिख लो प्रिंसिपल ऑफ इक्वल पार्टीशन। ये केवल और केवल क्लासिकली वेरी करता है, एक बात का ध्यान रखना। बच्चों के मन में डाउट होता है कि सर हर जगह काम करता है क्या? नहीं, हर जगह काम नहीं करता है, ये केवल क्लासिकल मैकेनिक्स में काम करता है। सो प्रिंसिपल, क्योंकि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम से संबंधित है, इसलिए मैं इसको लिखवा रहा हूँ, अदरवाइज मैं नहीं लिखवाता, क्योंकि ये पार्ट किसका है, थर्मो का। इक्वल पार्टीशन, ठीक है। तो याद रखना ये केवल केवल क्लासिकली वेरी करता है,
You have to write here only classically. ओके, तो यहाँ पर हमारे पास एनर्जी कितनी आ जाएगी, E इज इक्वल टू डिग्री ऑफ फ्रीडम के टी अपॉन 2। बस, तो जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगे उतना हाफ के टी का मल्टीपल बढ़ता जाएगा, बिकॉज एक डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए तो हाफ के टी ही रिक्वायर्ड होती है। सो एक लाइन लिख सकते हो आप नीचे, इन फेज स्पेस one constant is corresponding to position x in phase space, one constant is corresponding to position x and other is momentum px बस सिंपल सी बात है। अब एक लास्ट चीज और लिख लो आज की क्लास की, प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, जिससे लैग्रेंजियन इक्वेशन ऑफ मोशन निकल के आती है, दैट इज द प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क। बाकी हम लोग कल पढ़ेंगे कि कंस्टेंट्स क्या होता है, इक्वेशन ऑफ मोशन, साइक्लिक कोऑर्डिनेट, हैमिल्टोनियन एंड दैट ऑल सी थिंग्स। ठीक है, वो सब भी पढ़ेंगे हम लोग कल। सो प्रिंसिपल ऑफ वर्चुअल वर्क, ठीक है। ये बात बताया कि अगर वर्चुअली डिस्प्लेसमेंट हो बहुत इनफाइनाइटेसिमल, बहुत कम, ठीक है, तो वर्क जो होगा वो बहुत रेयरली होगा, मतलब बहुत कम होगा, नेग्लिजिबल। सो डेल डब्ल्यू वी कैन से दैट डेल डब्ल्यू इज इक्वल टू समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 से लेके इनफाइनाइट 1 से लेके n एंड एफ आई वेक्टर डॉट दिस विल बी जीरो, क्योंकि आपने डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर आई बहुत कम लिया है, ठीक है ना, और कांस्टेंट फोर्स कभी काम करते भी नहीं है। सो ये कांस्टेंट फोर्स के करस्पॉन्डिंग भी वर्क है, तो ये आप एक लाइन लिख सकते हो, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो, वर्क डन ड्यू टू कांस्टेंट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। इसीलिए रिजल्टेंट फोर्स भी जीरो होगा अगर इनफाइनाइटेसिमल जो है डिस्प्लेसमेंट दिया जाए। तो ऐसे कोई खास चीज नहीं है ये, बट याद होनी चाहिए आपको ये चीजें, क्योंकि गेट का एग्जाम है, सेट का एग्जाम है और जेस्ट का एग्जाम है, कुछ भी पूछ सकता है, ऊपर ऊपर से हर चीज पूछता है वो, और इसलिए ऊपर ऊपर की हर चीज याद होनी भी चाहिए आपको, ठीक है। फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर अगर मैं बात करूँ एक स्पेशल केस की, फॉर हार्मोनिक ऑसिलेटर, अब बच्चे यूजुअली क्या बोलते हैं, जैसे वन डायमेंशनल हार्मोनिक ऑसिलेटर्स होता है, तो बच्चे क्या बोलते हैं, सर 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर है, मतलब एक ही डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा एक पार्टिकल के लिए। अरे पर ऐसा नहीं होता मेरे प्यारे प्यारे बच्चों। एक्चुअली क्या होता है, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर की जो एनर्जी होती है ना, वो आप ऐसे लिखते हो, p² अपॉन 2m प्लस हाफ kx²। अब एक बार बताओ, जब मोमेंटम भी कोऑर्डिनेट है, एक्स भी कोऑर्डिनेट, तो क्या ये फेज स्पेस में नहीं हुआ क्या? और अगर ये फेज स्पेस में हुआ है तो यहाँ पे एक्स और वाई इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं, एक्स और पी सॉरी। तो यहाँ पर हम ये बात बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक कंस्टेंट आता है फॉर द एक कंस्टेंट आता है फॉर द एक कंस्टेंट आता है, कंस्टेंट क्यों बोल रहा हूँ मैं, सॉरी, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम। एक डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है इसके लिए, मोमेंटम के लिए, और एक होता है पोजीशन के लिए। इसलिए दो कोऑर्डिनेट होते हैं यहाँ पे, भले ही वो 1D आपको दिख रहा हो, बट ये दो कोऑर्डिनेट होंगे बिकॉज फेज स्पेस है, इसलिए दो कोऑर्डिनेट होंगे। और उस स्थिति में जो एनर्जी हो जाएगी वो हाफ के टी प्लस हाफ के टी, मतलब कुल मिला के एनर्जी हो जाएगी फुल के टी। अगर टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी निकालनी है तो यही वाला फॉर्मूला काम लेना है। नॉर्मल तो एनर्जी आप कैसे निकाल लो यार, नॉर्मल तो ये निकल रही है ना एनर्जी, दिक्कत क्या है, बट हमको टेम्परेचर डिपेंडेंट एनर्जी ही चाहिए, इसलिए हमने इसको इतना सॉल्व किया है, इतनी मेहनत की है कि भैया ढूंढो, तो ढूंढ लिया बस, ठीक है।
नाउ अगर n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं तो फिर n का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो मैंने क्या करा कि इसको nd कर दिया, मतलब कि थर्ड डायमेंशन, फोर्थ डायमेंशन, सिक्स डायमेंशन, और हर डायमेंशन के लिए एवरेज एनर्जी की वैल्यू रखी है n के टी, हर डायमेंशन के लिए ये भी रखी है, ठीक है। दैट्स इट, इतना ही करते हैं आज। कांस्टेंट बचना है, कांस्टेंट वाला काम कल करेंगे, ठीक है। आज बहुत सारा काम हो गया, मैंने बहुत फास्ट फास्ट आपको बहुत कुछ करवा दिया है शॉर्ट नोट्स में। मेरे तो शॉर्ट नोट्स भी डिटेल में होते हैं, बताओ। आप सोचो मेरा डिटेल कोर्स कितना बड़ा होगा। एक एक कंसेप्ट को हिलाते रखिए, एक एक कंसेप्ट को हिला कर रख देंगे, और एक एक कंसेप्ट सवाल आपका बनेगा, ऐसी मेरी उम्मीद है। तो इसी मंगल कामना के साथ आज धन्यवाद करते हैं आपका, थैंक यू सो मच। और जल्दी ही आप लोग को टेस्ट सीरीज मिलेगी। देखो अगर आप सेट का एग्जाम दे रहे हैं ना, तो कंपलसरी मैं एक टेस्ट सीरीज लेके आऊंगा, वो देना। वो बहुत ज़्यादा काम किए फॉर द सेट एग्जाम, क्योंकि उसको डिज़ाइन मैंने किया है और अकॉर्डिंग टू सेट एग्जाम ही किया है। तो वो टेस्ट सीरीज आप लोग लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप सेट का एग्जाम देना चाह रहे हैं तो सेट के लिए तो बहुत जरूरी है वो टेस्ट सीरीज, ठीक है। डेमो टेस्ट सीरीज भी आप देख सकते हो, वो 5 सवाल की एक टेस्ट सीरीज मैं आपको दे दूंगा, इसमें आप डेमो देख सकते हो। बाकी फुल लेंथ टेस्ट के लिए आपको अंदर ही आना पड़ेगा, ऐप के अंदर। और टेस्ट बहुत सारे होंगे, पर्टिकुलर सब्जेक्ट का एक टेस्ट होगा, और लास्ट में 3 मेजर टेस्ट होंगे जिसमें सारे सब्जेक्ट मिक्स होंगे, ठीक है। तो ज्वाइन करना उसको, टेस्ट को, ठीक है। और अपनी प्रिपरेशन को फुलफिल करना है कि हाँ हम लोग सेट की तैयारी कर रहे हैं। तो पहले थ्योरी पढ़ लो आप लोग 15 तक, जब तक ऐप नहीं आती मेरी तब तक थ्योरी से काम चला लो। और रिकॉर्डिंग के अलावा अगर आपको लाइव देखना है तो कुछ पल और इंतजार, 15 तारीख तक हो जाएगा सारा काम, फिर हम लोग लाइव मिलेंगे। 499 का ही प्राइस हर जगह रहेगा, चाहे आप कोर्स पढ़ो चाहे टेस्ट सीरीज। टेस्ट सीरीज बहुत सारी है एक्चुअली, क्लासिकल, क्वांटम, ईएमटी, थर्मो, मैथमेटिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबकी है टेस्ट सीरीज, और साथ में फिर मेजर टेस्ट सीरीज भी है, तो इसलिए टाइम लगता है थोड़ा सा, ठीक है ना। कोई नहीं, हो जाएगा। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाय बाय।